आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल रिलैक्स स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉपिक समाचार में है, रील्स में है, इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब में भी बहुत अभी चल रहा है। तो हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन की। तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमें ये वैक्सीन होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप है, और हम जानेंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन कौन सा वैक्सीन है, और हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड में डिफरेंस भी जानेंगे, और हम किस टाइप से बच सकते हैं आने वाले टाइम में, ये भी हम जानेंगे कि हम इस नेगेटिव थॉट से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारत में जो 3 वैक्सीन लगे हैं उसके हम डोज देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा डोज किसका लगाया गया है। तो आप यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पास 3 टाइप के वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स। तो इसमें कोविशील्ड का जो डोज है वो सबसे ज़्यादा लगाया गया है, आप देख सकते हैं 175 करोड़। और फिर इसके बाद है कोवैक्सीन 36 करोड़ और कोर्बेवैक्स है 7.38 करोड़। ठीक है, तो ये जस्ट आंकड़े हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कोविशील्ड लगाया गया है। और क्योंकि ये टॉपिक अभी चर्चे में है और लोग इसी से भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसको हमने लगा तो लिया है, लेकिन हम आज लोग डर भी रहे हैं क्योंकि इससे अफवाह ये भी है, अफवाह का है या हो सकता है सच भी हो, लेकिन ये पूरा सच हो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि अफवाह ये है कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और हो सकता है जिस व्यक्ति को आ रहा है या आया है उसे और भी कोई फैक्टर कॉज किया हो या उसके लिए और भी कोई फैक्टर हो, क्योंकि अगर आएगा तो सबको आएगा, है ना, क्योंकि सबको तो आ नहीं रहा है। तो ये इम्पॉसिबल है ना, 1000 में एक पर्सन को आए तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड में छोटा सा अंतर कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोवैक्सीन है वो है कौन बना रहा है कोवैक्सीन को, ICMR भारत बायोटेक ने मिलकर बनाई है, हैदराबाद में बन रहा है। ठीक है, किसने बनाया बोल रहा है, तो ये हैदराबाद में ही बन रहा है। इसको कोविशील्ड को किसने बनाया है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही है ये। अब वैक्सीन का जो टाइप है वो क्या है, इनएक्टिवेटेड। आप देख सकते हैं जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड टाइप का है, और जो कोविशील्ड है वो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। अभी दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इनएक्टिवेटेड मतलब निष्क्रिय, ऐसा वैक्सीन जिसमें जो हमारा एंटीजन है वो मृत होता है, जब वो मरे हुए फॉर्म हम कह सकते हैं निष्क्रिय फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, है ना, फिर वो बॉडी में हम उसको देंगे, इंजेक्ट करेंगे, फिर वो अपना वर्क करेगा। और जो फिर ये जो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है इसमें क्या होता है कि हम उसमें जेनेटिक चेंजेस करते हैं, जो एंटीजन होता है उसमें हम जेनेटिक चेंजेस करके उसको हम इनएक्टिवेट नहीं करते, उसमें सिर्फ हम जेनेटिक चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें उसको क्या है हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। और क्योंकि कोवैक्सीन क्या है कम हार्मफुल है, क्योंकि ये क्या है इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, और ये एक्टिव है, बस इसमें क्या कि जेनेटिक चेंजेस किया गया है। तो आप ये ध्यान में देंगे जो कोवैक्सीन का है ना वो कितना इफेक्टिव है, तो ये 81.3%, ये है 70% है कोविशील्ड। यहाँ पर देख सकते हैं 45+ के लिए, है ना, कीमत क्या है, सरकारी अस्पतालों में फ्री है। ठीक है, और 24 राज्यों में मुफ्त लगाई जाएगी, राज्यों को 600 में मिलेगी, और जो प्राइवेट अस्पतालों को है वो क्या है 1200 में मिलेगी। कौन सा, कोवैक्सीन। और इसके जस्ट अपोजिट है कोविशील्ड में, आप देख सकते हैं दोनों का प्राइस क्या है, थोड़ा सा अलग है। जो कोविशील्ड है थोड़ा सस्ता है, यहाँ पर से राज्य को मिलेगा कंपनी से 400 में कोविशील्ड, और जो कोवैक्सीन है वो मिल रहा है 600 में। मैम यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों को मिल रहा है 600 में,
और जो कोवैक्सीन है वो मिलेगा डबल प्राइस में 1200 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट भी दिया गया है। जब हम इंजेक्शन लगाए थे उस टाइम की बात है, इंजेक्शन की जगह दर्द हो रहा है, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, बुखार, कमजोरी, है ना, वोमिटिंग, ये सब आएगा। कोवैक्सीन की बात है। कोविशील्ड में भी है, इंजेक्शन की जगह सूजन, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, बुखार, ये दोनों में कॉमन था। लेकिन इफेक्टिव कौन है सबसे ज़्यादा? कोवैक्सीन था। और आज अभी चर्चा कौन है? कोविशील्ड, ठीक है। तो आप ये ध्यान में देंगे कुछ कुछ बातें जो कभी भी हो सकता है आप इन फ्यूचर में आपके काम आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन प्रोसेस देख लेते हैं कि वैक्सीन क्या है एंड वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है। तो वैक्सीन एक प्रकार का क्या है? केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन है जिसका उपयोग शरीर में एडॉप्टिव इम्यूनेशन पावर डेवलप करने के लिए किया जाता है। क्या है वैक्सीन? एक प्रकार का केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन है। केमिकल मतलब हो सकता है उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव हो, एक्सिपिएंट मिलाया गया हो, और बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट होता है, यही हमें हमारे बॉडी में जब इसी को इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में, ये अंदर जाके यही असर दिखाता है। केमिकल कंपोजिशन क्या करता है? वैक्सीन को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो वैक्सीन है वो क्या करता है? एडॉप्टिव इम्यूनेशन पावर को क्या करता है? डेवलप करता है। एडॉप्टिव मतलब क्या होता है कि जैसे हम बड़े होते हैं ना, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसको उस इन्वायरमेंट में क्या मिलता है, आसपास एरिया में, उससे ऑटोमेटिक उसको एक इम्यूनिटी मिलने लगती है उस एरिया में, उस जगह में। जैसे आप जाएंगे ना, कि आप हो सकता है कि जो साउथ में रहता है उसकी इम्यूनिटी अलग हो, जो नॉर्थ में रहता है उसका अलग हो, जो ईस्ट में रहता है उसका अलग हो, जो वेस्ट में रहता है उसका अलग हो। तो क्या है, इम्यूनिटी भी अलग अलग इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप देखेंगे आपस की डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनेशन पावर क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनेशन पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? इनसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनेशन पावर इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनेशन पावर का डेवलप होना क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन, ठीक है। क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर इम्यूनिटी डेवलप करने में क्या है, अगर इम्यूनिटी डेवलप करने में किसका यूज़ हो रहा है? वैक्सीन का यूज़ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन प्रोसेस बोलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब क्या है बॉडी के अंदर इम्यूनेशन क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। और लेकिन अगर इम्यूनिटी डेवलप करने में वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वैक्सीनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे ये सब बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी खुद को इम्यूनिटी बिल्ड करती है, बॉडी खुद की इम्यूनिटी बिल्ड करती है। वैक्सीन जो बाहर से इंजेक्ट करते हैं जिससे बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। जो वैक्सीन हम बाहर से यूज़ करते हैं ना, फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। जो बाहर से हम यूज़ करते हैं वो एंटीजन होता है, और जब एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तो फिर एंटीबॉडी बनती है। तो ये क्या हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है पेसिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी में ही दो टाइप है, एक्टिव और पेसिव, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, पेसिव में क्या है कि जो इम्यूनिटी है वो आउटसाइड बॉडी से मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में माँ से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बच्चा है उसके अंदर कहाँ से आ रहा है? जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, वो है अपने माँ से मिल रहा है। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है माँ, तो फिर माँ से कहाँ जाता है? बच्चे में वो इम्यूनिटी जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप ये बातें ध्यान देंगे। हम आगे बढ़ते चलिए स्लाइड में। अब हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं। इसका मैकेनिज़्म प्रोसेस क्या होता है? जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो एंटीजन है ना, एंटीजन जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं, वैक्सीन के फॉर्म में होता है। वो क्या किया जाएगा? इंजेक्ट किया जाएगा हमारी बॉडी में।
फिर बॉडी में फिर अंदर जाएगा, फिर क्या करेगा, एंटीबॉडी उसे क्या करेगा, जब होता नहीं कि कोई आ रहा है उसके अंदर, तो फिर एंटीबॉडी क्या करेगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा कि उसको पता चल जाएगा, एक उसको मैसेज मिलेगा कि कोई आ रहा है। और कौन आ रहा है, एंटीजन आ रहा है। और एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीजन से लड़ाई करना, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं ना, इम्यूनिटी को, वो क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बनाती है। जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उसके बाद क्या होता है, और एंड मेमोरी सेल बनता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी इज़ नाउ इम्यून। उसके बाद हमारा बॉडी क्या हो जाता है, इम्यून, ऑटोमेटिक इम्यून हमारे अंदर जनरेट हो जाता है। और ये पहले से क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। जब कोई रियल वाला, जब कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जब हमारे बॉडी में जब अटैक करेगा, तो ये पहले से क्या रहेगा, अलर्ट रहेगा कि अब जब, जैसे मैं आपस आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, अब हमने क्या दिया, इसे वैक्सीन दिया, इसके अंदर क्या बना, एंटीबॉडी बन गया, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है, पहले से बन गया है क्योंकि हमने वैक्सीन दिया था। अब जब एंटीबॉडी पहले से बन गया है, इम्यून भी पहले जो है, इम्यून सिस्टम पहले से अलर्ट हो गया है, तो अब क्या होगा, अब कोई यहाँ पर से क्या आएगा, बैक्टीरिया है या वायरस है, जब आएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये इससे लड़ने में क्या होगा, सक्षम होगा, ठीक है। और फिर अच्छे से ये लड़ाई भी कर पाएगा, और क्या है, जो डिसीज़ भी हमें कॉज नहीं होगा। तो ये इसका एक मैकेनिज़्म है नॉर्मल सा, हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम इसके टाइप्स ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं कि वैक्सीन कितने टाइप्स के होते हैं, और हमारा कोविशील्ड वैक्सीन कौन सा वैक्सीन है, ये अभी हमें इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। हमारे जो वैक्सीन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट कॉन्जुगेटेड टॉक्साइड वैक्सीन, या डीएनए वैक्सीन। तो इसको चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल में। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, ये कौन सा वैक्सीन है देख लेते हैं। ये क्या है, कमज़ोर फॉर्म है पैथोजन का। किसका है, कमज़ोर फॉर्म है किसका, पैथोजन का। पैथोजन क्या होता है, एंटीजन, जो क्या है, डिसीज़ कॉज करता है। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, पैथोजन हमारे, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अटैक करते हैं, फिर हमको डिसीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सब बोला गया है कि कमज़ोर है, लेकिन ये लिविंग है, ठीक है, ये एक्टिवेटेड है, इनएक्टिव नहीं है, ये लिविंग फॉर्म है बट कमज़ोर फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये डिसीज़ कॉज नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये कमज़ोर है। अगर हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग होता, तो ये हो सकता, चांसेस होता है कि ये जो किसी पर्सन के बॉडी में जाके डिसीज़ कॉज कर दे, बट ये कमज़ोर है इसलिए ये डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा है। अब इसके फ़ायदे भी देख लेते हैं। हमने देखा ना कि कमज़ोर है तो डिसीज़ कॉज नहीं कर रहे, ये फ़ायदे हो गए, सॉरी ये फ़ायदे हो गए, सॉरी, हाँ। बट अब इसके फ़ायदे देख लेते हैं। लाइव इंसर्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड होती है। क्या बोल रहे हैं, लाइव इंसर्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड होती है। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय नहीं रहता, ये सक्रिय रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, जिससे क्या है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है। 1 से 2 डोज से लॉन्ग लास्टिंग वर्क करता है। 1 से 2 डोज लगाने की भी बस ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, 1 या 2 डोज लगा लिए, फिर उसके बाद क्या है, लंबे समय तक ये काम करता है अपना। अब इसके नुकसान भी है, फायदे तो देख लिए ना, लॉन्ग लास्टिंग है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड करती है। अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। नुकसान क्या क्या है, म्यूटेशन करके बड़ा पैथोजन बन सकता है। अब ये पॉइंट अच्छा है, हो सकता है कि कमज़ोर फॉर्म है करके हमने दे दिया, हो सकता है म्यूटेशन कॉज करे और ये एक बड़ा फॉर्म बना ले, और फिर ये बाद में साइड इफ़ेक्ट भी कॉज करे, है ना। तो इसके नुकसान होते हैं। जिनके अंदर इम्यून पावर कमज़ोर है उनके लिए नुकसान है। अब ये लाइन आप समझे, इम्यून पावर जिनके लिए कमज़ोर है उनके लिए क्या है, नुकसान है, क्योंकि ये क्या है, लाइव है, जीवित है, एक्टिवेटेड है, इसलिए हो सकता है वो उसकी बॉडी को फाइट ना कर पाए और ये डिसीज़ कॉज कर जाए, एंटीजन, तो इसके लिए ये नुकसानदायक है, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन।
ये क्या है, किल्ड पैथोजन इंसर्ट इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो किल्ड किल्ड मतलब इनएक्टिवेटेड 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 वैक्सीन हम क्या करते हैं, जिसमें निष्क्रिय जो पैथोजन है वो हम बॉडी में अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप है हमारा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, आइए जानते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है वो है किल्ड पैथोजन इंसर्ट इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हमारा जो किल्ड पैथोजन, जो निष्क्रिय पैथोजन है, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। पैथोजन क्या होता है, जो डिसीज़ कॉज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, पैथोजन है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, क्योंकि सारे जो टाइप्स है उसके फ़ायदे भी है और प्लस उसके नुकसान भी है। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये मल्टीप्लाई व म्यूटेशन नहीं कर सकता। अब मल्टीप्लाई और म्यूटेशन नहीं करेगा तो फिर अच्छी बात है, डिसीज़ कॉज नहीं करेगा। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले को ये वैक्सीन दी जा सकती है। अभी हमने इससे पहले टाइप्स में बात किया था, वो एक्टिवेटेड था, जिसके कारण हम जो इम्यून कमज़ोर होता है जिनका, उन्हें हम ये वैक्सीन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जो सेकंड टाइप है वो हम दे सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अब इसके नुकसान की बात देख लेते हैं। ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, क्योंकि ये इनएक्टिव है तो ये लॉन्ग लास्टिंग वर्क नहीं करेगा। डोजेस रिक्वायर्ड, बहुत सारे डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था 1-2 डोज से ही ये लॉन्ग लास्टिंग वर्क करता था, लेकिन इसमें क्या है कि ये बहुत सारे डोजेस का रिक्वायरमेंट होता है। कभी कभी तो इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि इनएक्टिव होने के कारण हो सकता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड ना हो, है ना, इम्यूनिटी आपका बिल्ड ना हो, और जिसके कारण वो वर्क भी ना करे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, इसमें पोलियो वायरस हो गया, रेबीज़ हो गया, ये क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ठीक है, और जो हमारा अभी हमने क्या पढ़ा था, कोवैक्सीन भी इसी फॉर्म में आता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, जो क्या है, निष्क्रिय होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं। हम कोविशील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा जो है वो है तीसरा जो टाइप है वो है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। आइए जान लेते हैं ये क्या होता है। पैथोजन की कोई स्पेसिफिक पार्ट आइसोलेट करके इससे वैक्सीन बना के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। क्या बोल रहा है ये पैथोजन हो गया, है ना। पैथोजन का कोई, जैसे मान लेते हैं ये कोई पैथोजन हुआ। ठीक है, ये पैथोजन का डायग्राम हुआ। अब मान लेते ये है, क्या कॉज कर रहा है, एंड ये डिसीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम यूज़ क्या करेंगे, वैक्सीन बनाने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो पैथोजन है उसका सारा पूरा बॉडी पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो हमारे लिए रिक्वायर है वही हम बॉडी पार्ट लेंगे और उससे ही हम वैक्सीन बनाएंगे। तो अब ये ध्यान देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट होगी। एक्टिव है जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट हम जिस पार्ट से जो जो पार्ट क्या कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है, उसी से बन रहा है, उसके कारण क्या है, प्रतिरोधक क्षमता जल्दी से डेवलप होगी हमारे बॉडी में। सेकंड हमारा इसका फ़ायदा है, वीक इम्यून सिस्टम वाले भी यूज़ करते हैं। क्या है ना कि अब आप देख रहे हैं वीक इम्यून सिस्टम वाले यूज़ कर सकते हैं, इसका ये प्लस पॉइंट है। नुकसान क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकसान क्या है कि रिकॉम्बिनेट करने में इसमें बहुत सारा पैसा भी लगेगा हमको। सबसे पहले तो उसको स्पेसी पार्ट को पहचानने में भी, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने उसके लिए भी मशीन की यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट, रिसर्च, बहुत सारा टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो इसके ये नुकसान है। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट टाइप है, चौथा जो है डीएनए वैक्सीन के बारे में। ठीक है, ये अभी प्रोसेस में है, ये अभी चल रहा है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि डीएनए आइसोलेटेड इसमें करना पड़ता है, डीएनए को क्या करता है आइसोलेट करना पड़ता है। फिर आइसोलेट करने के बाद इसमें क्या करते हैं इंसर्ट इन प्लाज्मिड, फिर उसको हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करना पड़ता है। बैक्टीरिया कल्चर, फिर उसको क्या करेंगे हम, जो प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे बैक्टीरिया कल्चर करेंगे, क्या करेंगे बैक्टीरिया कल्चर। और बैक्टीरिया कल्चर करने पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा जिससे क्या होगा मल्टीप्लाई होने के बाद हमको बहुत सारे प्लाज्मिड मिलेंगे, और वो प्लाज्मिड क्या रहेगा है ना, उसमें क्या है डीएनए प्लाज्मिड रहेगा। उसमें क्या होंगे कि जैसे हम रिकॉम्बिनेट आपने टेक्निक पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, उसमें क्या बोलता है कि एक जो पार्ट होता है वो मल्टीप्लाई करता है और एक जो पार्ट है वो क्या करता है एंटीबॉडी बनाता है ना। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो फिर क्या होता है या एंटीजन बनाता है, तो फिर इससे क्या होगा हमको ज़्यादा वैक्सीन मिलता है। फिर इसके बाद हमको वैक्सीन हम बनाते हैं इस प्यूरीफाई प्लाज्मिड से, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो टाइप है इसके अंदर जितने भी वैक्सीन आते हैं अभी ये प्रोसेस में है, ये अभी इस पर काम किया जा रहा है। अगर सक्सेस हो गया तो ये सबसे अच्छा डीएनए वैक्सीन का टाइप माना जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या अभी चेंजेस होते हैं, क्या सक्सेस होता है, तो ये आपको पता चल जाएगा है ना। तो चलते अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक। जो समाचार में जो लाइन है वो क्या आया है सुप्रीम कोर्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। यह पैनल इस बात की जांच करे कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट कितने गंभीर है। अगर किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा हो या जान गई हो तो केंद्र को निर्देशित दिए जाए कि वो ऐसे लोगों को हर्जाने देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाए। एस्ट्राजेनिका बोली, मतलब जिन्होंने वैक्सीन बनाया है उन्होंने बोली, जो कोविशील्ड की बात करें ठीक है, यहाँ पर हम कोवैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें वैक्सीन के नुकसान हुआ है ना, जिन्हें वैक्सीन से नुकसान हुआ है उनसे सहानुभूति प्रकट की उनके लिए। उन्होंने कहा कि मरीजों जो मरीज है, कहा कि मरीजों का सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है ना, मरीजों की यहाँ पर की कर लेना, सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने वैक्सीनेशन की वजह से अपनी जान खो दी या अपनों को खो दिया, जिन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उनके लिए क्या एक सहानुभूति प्रकट किया है ठीक है। तो ये अभी समाचार में अभी बहुत चर्चा में है ठीक है, तो आप ये ध्यान में देंगे। आगे इसमें लिखा है कि 2-3 महीने में दिखने लगते हैं साइड इफ़ेक्ट। क्या बोल रहे हैं आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगा खेड़कर ने कहा है कि 10 लाख में से सिर्फ 7-8 लोगों को ही कोविशील्ड की वजह से साइड इफ़ेक्ट या थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होने का खतरा है। अब आप देख सकते हैं कि कितने लोगों में से 10 लाख में से 10 लाख ठीक है में से 7-8 लोगों को होने के क्या है खतरा है, इसके साइड इफेक्ट होने का खतरा सिर्फ 10 लाख में से 7-8 लोगों को है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की पहली डोज के बाद साइड इफेक्ट का खतरा ज़्यादा होता है जब हम पहली डोज लगाते हैं ना उसके बाद, लेकिन जब दूसरी और तीसरी डोज जब हम लगाते हैं तो इसका खतरा ना के बराबर होता है। साथ ही आमतौर पर साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन लेने के 2-3 महीने बाद नज़र आने लगते हैं। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट 2-3 महीने के अंदर नज़र नहीं आए तो आगे भी हो सकता है कि नज़र ना आए, ये बहुत कम चांसेस है। और आजकल बहुत अभी समाचार में या जो इंस्टाग्राम यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं उनमें भी इसी के बारे में चर्चा हो रहा है ना, और लोग इस पर रील्स भी बना रहे हैं, जो आप जब आप उसको देखते हो तो आप पे ये क्या है एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी डालता है। तो आप अपने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उस कंपनी ने कह दिया है तो आप भी उसको सोचते रहें है ना। तो अब हम जान लेते कि इससे बचे कैसे। अब हमने तो देख लिया ये सारा जो है ना, न्यूज़ भी देख लिया, हमने वैक्सीन भी जान लिया और वैक्सीनेशन के टाइप्स भी जान लिए। अब आइए जानते कि इससे बचे कैसे। तो इस फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहे हमेशा और पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर क्या होगा
आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सोशल मीडिया में जो बातें कोविशील्ड से लेकर चल रहा है, हो सकता है कुछ हद तक सच हो, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारा ब्रेन भी पॉजिटिव सोचेगा और बॉडी भी रिएक्ट करेगा। क्या होता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमारा ब्रेन भी क्या करता है, पॉजिटिव वर्क करता है और वो रिस्पॉन्स करता है बॉडी को कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे करके, है ना। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सोचते हैं, फिर ब्रेन भी नेगेटिव सोचता है और उसके बाद वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करो, योग करे, ध्यान करे, खुश रहे, हैप्पी रहे, अच्छा खाना खाए और मॉर्निंग वॉक करे अगर करना है तो। फैट वाली चीज़ें कम खाएं अगर आपका उम्र हो गया है ना, जैसे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए। और ये बात भी ध्यान में देने वाली बात है दोस्तों, कि हो सकता है जो जिन व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है उनको वैक्सीन तो चलो ठीक है, लेकिन उसको पहले से और भी कोई बीमारी हो या और भी कोई डिसीज़ हो, ये भी फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि हो और आपने अभी देखा कि 10 लाख में से सिर्फ 7-8 लोगों को चांसेस हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अच्छा रहें। और जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके बाद आपको नर्स और भी अदर स्टाफ चेक करने के लिए आता है। फिर ऐसे 2-3 दिन ट्रीटमेंट चलता रहता है। फिर ऐसा एक दिन में एक टाइम डॉक्टर भी आता है ना, हो सकता है कि वो नाइट में आता हो या मॉर्निंग में चेकअप के लिए आता हो डॉक्टर देखने के लिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है करके। पूरे एक दिन में एक टाइम आएगा, है ना। तो फिर आप ये ऑब्ज़र्व किए होंगे कि जब तक डॉक्टर ना बोल दे कि आप जैसे अब हमको घर जाना है ना, अगर आप उसको बार बार नर्सेज से पूछ रहे हैं तो वो बता नहीं रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर ने आया और डॉक्टर से आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको ठीक है, आप कल घर जा सकते हैं, आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी ऐसे करके। तो फिर आपके अंदर जो एक खुशी जो आती है ना, वो आपको ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव फील करवाती है। और उसके बाद क्या है, आप में एक अंदर से एनर्जी आती है और फिर आप स्वस्थ भी हो जाते हैं। तो हमारा जो डॉक्टर का आना और वो डॉक्टर का कहने से ही हम बस कहने बस से क्या है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही ये हमारा इंस्टाग्राम रील्स ये सब हमारा एक्ट करता है, हम उसको देखते हैं, फिर हमारा माइंड भी वैसे वर्क करता है। इसलिए आप इसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहे, अच्छा खाना खाए और हैप्पी लाइफ जिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।